हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी सारे लोग बैंकिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोई आरबीआई है, नाबार्ड है, उसके बाद आईबीपीएस है, एसबीआई है, आरआरबी है। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये बैंक रिलेटेड है, करेक्ट। और इंटरव्यू में ये सिंपल जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैंक और कैन यू डिफाइन द बैंक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और मैंने ये पिछले 15 साल से ये ट्राई किया है। हार्डली 5% कैंडिडेट्स को इसका सही आंसर आता है। अदरवाइज लोग बहुत मतलब नॉर्मल टाइप का आंसर देते हैं कि कोई डिपॉजिट देना, लोन देना, इतने ही पे मतलब ये है। और कोई ट्रांजैक्शन करना, किसी ने भी मतलब बहुत कम लोग हैं, 4-5% लोग होंगे जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है, जिसको हम 90 या 100% करेक्ट आंसर बोलते हैं। आप भी यहाँ पर आपको स्टॉप करना है। आप यहाँ पर स्टॉप कीजिए और इसका आंसर लिखने का ट्राई कीजिए। मुझे पता है मैं ये बोलता हूँ लेकिन कोई करता नहीं है। और आप भी देखिए कि मैं जिस तरीके का डेफिनेशन और एक्चुअल डेफिनेशन दिखाऊंगा, मैं इसका डेफिनेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दिया हुआ है। तो बहुत कम लोगों को ये डेफिनेशन पता है। और अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आपने ऐसी डेफिनेशन दी जाए जो मैं अभी आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है, पकड़ लीजिए। ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो, और आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपके जो कोई भी फ्रेंड्स है जो सारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको पूछ के देखिए। हार्डली किसी को इसका डेफिनेशन आता होगा। अगर उसको आ गया तो उसको बोलिए कि आपने सुशील सर का क्लास कभी किया है क्या, या उनका ये वीडियो देखा है क्या। अदरवाइज बहुत कम लोग हैं जो ये बेसिक चीज़ पे फोकस करते हैं। और आप कोई भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, हम कभी कभी ना बहुत ऊपर ऊपर लेवल का पढ़ाई करते हैं कोई, लेकिन बेसिक लेवल पे नहीं जाता है। बेसिक जिसका अच्छा है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग किसी भी फील्ड में अगर डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अच्छा होता है। ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ को लिंक कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लोग डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पे भी फंस जाते हैं। जिसका बेसिक अच्छा नहीं है फिर वो हायर लेवल के क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे पाते। तो चलो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसा है। और आपको ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसका हमें मगअप करना होता है, या रट्टा लगाना पड़ता है, या लर्न करना पड़ता है। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो 8-10 चीज़ें हैं, आप अगर कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो आपको यहाँ पे आनी चाहिए। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, रेगुलरली अपडेटेड रहना है, तो आपको आरबीआई की वेबसाइट रेगुलरली विजिट करनी है। और सिर्फ 10 मिनट स्पेंड करने हैं। 10 मिनट देखेंगे क्या है यहाँ पे। रेट्स है, अलग अलग इनिशिएटिव्स है, फंक्शंस ऑफ द आरबीआई है, अभी आरबीआई बुलेटिन आया है, स्टेट फाइनेंस का रिपोर्ट आया है, उसके बाद आरबीआई नए गवर्नर आ गए। तो ऐसी बेसिक जो आरबीआई रिलेटेड डेवलपमेंट है वो आपको पता चलेगी। और किसी भी एक बैंक का आपको एनुअल रिपोर्ट देखना है। अभी ये है एसबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, 350 पेजेस का है। जब मैं 350 पेजेस बोलूंगा तो आप में से 99% लोगों की एनर्जी खत्म हो जाएगी, भाई हमें नहीं पढ़ना। इसको कितना टाइम देना है, 60 मिनट्स देना है। ठीक है। यानी कि जस्ट गो थ्रू करना है। अभी यहाँ पे क्या है, हाईलाइट्स क्या है, टोटल एसेट्स, करेक्ट, डिपॉजिट कितने हैं, एडवांसेस कितने हैं, फी इनकम कितना है, नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। ये हो गए फाइनेंशियल पैरामीटर्स। ठीक है। ये हो गए नॉन फाइनेंशियल्स। मार्केट शेयर इन डेबिट कार्ड स्पेंड्स कितना है, योनो रजिस्ट्रेशन है, करंट अकाउंट ओपन ऑनलाइन है, वुमन इन द एसबीआई वर्कफोर्स है, करेक्ट। फिर ये योनो के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको कोई भी बैंक का आप एक बार बैलेंस शीट देख लीजिए, एनुअल रिपोर्ट देख लीजिए, और बेसिक जो चीज़ें हैं उसको समझने का ट्राई कीजिए। जस्ट हम बोलते हैं ना कि एक बुक है 400 पेजेस का, और आप सिर्फ उसके पन्ने पलट रहे हैं। ये पहला पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, फिर बीच में आपको कोई ग्राफ नजर आएगा, कोई एक बॉक्स नजर आएगा, तो उसको देख लेना है। ठीक है। होता क्या है ना, हमें देखना ही नहीं है, हमें करना ही नहीं, और हमें बहुत अच्छा जॉब चाहिए, करेक्ट। अभी आप देखिए एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये जॉब मुझे मिल गया। भी 14,000 अगर वैकेंसी है तो एप्लीकेशन भी 10 लाख के ऊपर आने वाली है। यानी कि सिलेक्शन जो है वो 100 में से एक बच्चे का होने वाला है। कोई भी अभी एसबीआई क्लर्क आने दीजिए, एसबीआई पीओ आने दीजिए, तो इतनी सारी वैकेंसी देख के हमें लगता है भी मेरा ही सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो अब आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और मान लीजिए कि किसी ने आरबीआई का प्रिपरेशन किया है, किसी ने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, इंटर तक गए, वापस आ गए, तो ये जो लोग हैं फिर ये बाकी सारे एग्जाम में स्ट्रॉन्ग कंटेंटर बन जाते हैं। इसीलिए अगर आपको पीओ लेवल है, पीओ लेवल का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी थोड़ी ऊपर लेवल का करना पड़ेगा। और मैं अभी आज जो बताने वाला हूँ ये तो बहुत बेसिक है, लोगों को नहीं पता है। मैं 15 साल से यहाँ पे किसी को भी मैं पूछ लेता हूँ ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही होता है
कि बहुत कम लोगों को पता है। और कुछ कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एनबीएफसी बैंक में आप जो भी डेफिनेशन बताएंगे ना वो एनबीएफसी के डेफिनेशन, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा। तो बैंक के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है भाई जो बताने के बाद ही उसको हम बैंक कहेंगे? अदरवाइज लोग बोलते हैं डिपॉजिट लेना और लोन देना, भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। किसी से डिपॉजिट ले लो, यानी कि पैसे ले लो, उसको बोलो मैं आपको 5% इंटरेस्ट दूंगा, और फिर आप किसी को लोन भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं मनी लेंडर। ये साहूकार है और ये लीगल है। मुंबई साइड में, गुजरात साइड में, कुछ कुछ स्टेट्स में ये लीगल है। साहूकार होता है, आपको पता है, गाँव में, कि जो लोन देता है लोगों को। करेक्ट। तो ये है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मनी लेंडर क्या है, एनबीएफसी क्या है, बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता होगी तो इंटरव्यू में देखो ऐसी ही चीज़ें देखी जाती कि भाई आपका बेसिक कितना अच्छा है। ठीक है। तो मैंने आपको पता, देखो मेहनत करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि आप बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे और बस वीडियो देखते रहेंगे। मुझे पता है आजकल कल कैसे वीडियो चल रहे हैं, आईबीपीएस की वैकेंसी बढ़ गई, चलो भाई 10,000 व्यू, 20,000 व्यू, करे इसकी वैकेंसी बढ़ गई, क्योंकि वो न्यूज़ देखने में ही मज़ा आ जाता है, उसी में ही मज़ा है। आरबीआई का नोटिफिकेशन आएगा, ये सुनने में ही 90% लोगों को लगता है मैं आरबीआई के भी ऑफिसर बन गया। ऐसा नहीं है। न्यूज़ सुनने से क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। और हमें से हमारा एम सिर्फ बैंक में जाना नहीं है। बैंक में जाने के बाद फिर नाबार्ड में जाए, सेबी में जाए या आरबीआई में जाए। अगर आपको उसके ऊपर भी अगर आपके मतलब ख्वाब है या आपके एस्पिरेशंस है, तो भाई आप आईआरएस बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। करेक्ट। तो एस्पिरेशंस और आपके जो टारगेट्स है वो थोड़े हाई रखने हैं। ठीक है। चलो अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। ठीक है, कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये देखो ये डेफिनेशन है सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। अगर आपको कोई पूछता है डिफाइन द बैंक और कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक, सो यू कैन स्टार्ट, सर द डेफिनेशन ऑफ अ बैंक इज गिवन इन द सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये आपका पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। अभी देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं जिसको जो रट्टा लगा सकता है वर्ड बाय वर्ड वो लगाइए, अदरवाइज अगर आपने एक्सप्लेन भी किया इसका एक एक वर्ड तो भी चलेगा। अभी देखो, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। करेक्ट। ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट बहुत लोग भूल जाते हैं कि बैंक का काम सिर्फ ये नहीं है कि एक्सेप्ट करना, लो डिपॉजिट और लोन देना। इन्वेस्टमेंट भी है, सीआरआर है, एसएलआर है। करेक्ट, ये है। और बाद में वो इन्वेस्ट भी करते हैं। ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक बोल सकते हैं आप, यहां पे जनरल वर्ड भी डाल सकते हैं कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। रीपेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रीपेबल ऑन डिमांड आप निकाल देंगे तो भाई वो एनबीएफसी हो जाएगा। बजाज फाइनेंस डिपॉजिट भी लेता है और लोन भी देता है। अगर आपने ये रीपेबल ऑन डिमांड नहीं डाला तो फिर वो बन जाता है एनबीएफसी। करेक्ट। एनबीएफसी क्या करता है, रीपेबल ऑन डिमांड, इसका मतलब है चेक इशू करना। एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। यानी कि अभी जैसे अगर मैंने जैसे बजाज फाइनेंस का एग्जांपल दिया, वहां पे आप डिपॉजिट रख सकते हैं, वहां पे फिक्स डिपॉजिट होता है, वहां पर ये डिमांड डिपॉजिट नहीं होता है। करेक्ट। और इसको एक अलग वर्ड भी बोल सकते कि बैंक्स आर दी पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब है, ये जो लाइन है इसका मतलब दूसरा अलग ये भी है कि बैंक्स आर दी पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम, एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। यानी कि जो पेमेंट सिस्टम का पार्ट है वो भी बैंक्स है। और रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि आप चेक लेके गए, आपके पास एटीएम कार्ड है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप गए और पैसे निकाल, रीपेमेंट ऑन डिमांड। तो अगर आपको कोई पूछे कि बैंक का डेफिनेशन, तो यहां पर आप बता सकते कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एंड विच इज विड्रॉवेबल बाय चेक, और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द पेमेंट सिस्टम। तो ये आपको बताना है। आप अभी देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था एक्सरसाइज करना, स्टॉप करके डेफिनेशन लिखना, लेकिन मुझे पता है कि इतना मेहनत किसी को नहीं करना है। ठीक है, इतना मेहनत किसी को नहीं करना है, और खुद को जस्ट तो भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग डरते हैं, पता है, मॉक टेस्ट देने में, मॉक इंटरव्यू देने में लोग डरते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं आया तो क्या होगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग हैं, करोड़्स ऑफ कैंडिडेट्स आर देयर हु आर फाइटिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। आप देखो अभी जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में वैकेंसी आई थी 50 वैकेंसी आई थी एसबीआई क्लर्क की, जूनियर एसोसिएट की। आई थिंक 40,000 के आसपास एप्लीकेशंस आए थे, 40,000 के आसपास एप्लीकेशंस आए थे। तो कंपटीशन बहुत है। और कितने लोग आप देखो ना, एवरी ईयर कितने लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, कितने लोग। और प्राइवेट सेक्टर में अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि ले ऑफ हो रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही, करेक्ट, नए जॉब्स नहीं मिल रहे। तो वो सारे लोग कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे।
करेक्ट। तो कंपटीशन कितना होगा? तो एसबीआई क्लर्क में 100:1 कंपटीशन होगा, 80:1 होगा, 50:1 भी, अगर 50:1 भी होता है वो भी कितना, यानी कि अगर आप 50 लोग देखेंगे तो भाई इसमें से एक का क्लर्क में सिलेक्शन होने वाला है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्लर्क में तो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन क्योंकि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वहाँ पर मान लीजिए कोई एमसीक्यू आता है, करेक्ट, या इंटरव्यू लेवल पे आप जाते हैं, आरआरबी का इंटरव्यू है, एसबीआई का है, आईबीपीएस का है, नाबार्ड का है, आरबीआई का है, वहाँ पर ये सबसे बेसिक है। मतलब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आपको बैंक आप डिफाइन नहीं कर सकते, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा था यार इसके ऊपर वीडियो बना, आई थिंक किसी वीडियो में मैंने बताया होगा, लेकिन ये बहुत बेसिक है। अभी आगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन आए किसी भी इंटरव्यू में, अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन दिया तो भाई आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने बताया है। और अभी अगर आपको आरबीआई की तैयारी करनी है तो हम नई बैच यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, करेक्ट। अगले साल आपको पता है आरबीआई का ग्रेड ए आ सकता है या बी आ सकता है या दोनों आ सकते हैं। और फैकल्टी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर आरबीआई में काम किए हुए और जिन्होंने आरबीआई गेट बी का एग्जाम निकाला है ऐसी फैकल्टी है। और बाकी तुषार सर, प्राची मैम का भी एक्सपर्टीज ज़बरदस्त है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में। और ये एक स्टडी गाइड है, यहाँ पर जाके एक बार देखिए। और क्या है, कभी भी आपको ना टॉप लेवल का एग्जाम टारगेट करना है। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया, करेक्ट। और यूपीएससी का प्रिपरेशन में मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन हो गया, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, और दूसरे टाइम पे पब्लिक एडमिन साइकोलॉजी। तो और मेरा एमबीए फाइनेंस हुआ था और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे आरबीआई के लिए अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, फाइनेंस तो मैंने मेरा एमबीए में पढ़ लिया था, और फिर उसके बाद मैनेजमेंट मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, साइकोलॉजी में भी पढ़ा, तो वो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई आरबीआई का प्रिपरेशन करने में। वहाँ पे ऐसे उस टाइम पे हमारे टाइम पे 2000 वर्ड का था, आरबीआई में 500 वर्ड का था। और यूपीएससी में भी इंटरव्यू होता है, आरबीआई में भी होता है। तो आरबीआई का एग्जाम क्या है, एक मिनी यूपीएससी का एग्जाम है। तो जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम किया उनको आरबीआई ईजी लगेगा। अगर आप आरबीआई का अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो एसबीआई पीओ बाकी के एग्जाम आपको ईजी लगेंगे। अगर आपने एसबीआई पीओ का प्रिपरेशन किया तो क्लर्क लेवल के, तो लोग क्या करते हैं लेकिन लोअर लेवल का प्रिपरेशन करें, उनको नहीं पता भाई यहाँ पे किसका सिलेक्शन होगा, जिन्होंने ऊपर लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन किया। तो इसीलिए कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। और अगर आपको वो नहीं करना है तो फिर आरबीआई गेट बी की तैयारी कीजिए। आरबीआई गेट बी करने वाले का सिलेक्शन फिर आईएफएससी में होता है, नाबार्ड में होता है, आईआरडीए में होता है, करेक्ट, पीएफआरडी है, एनपीएस है। तो इसीलिए एक लेवल ऊपर करना है आपको, जहां पे जाना है उसके एक लेवल अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो ही आप कंपटीशन में टिकेंगे। अदरवाइज ये जो ऊपर लेवल के तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स है और जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फिर नीचे वाले एग्जाम लेवल पे बहुत कंपटीशन देंगे। तो ये बात जिसको समझ में आई उसको समझ में आई। और ये बैंक है, बैंक का डेफिनेशन अभी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अच्छे से रट लेना है। अगर किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा। आपको इस तरीके के वीडियो देखने हैं बेसिक लेवल के। भाई मैं एसएलआर पूछूंगा ना, एसएलआर बस आपको पता है एसएलआर का परसेंटेज कितना है, लेकिन एसएलआर की जो पूरी स्टोरी है ना बहुत कम लोगों को पता है। भाई एसएलआर क्या होता है, इसका रेपो के साथ रिलेशन क्या है, फिर गवर्नमेंट बजट का रिलेशन क्या है। मैंने कुछ किसी वीडियो में बनाया होगा, 2-3 साल पहले मैंने वीडियो बनाया होगा, लेकिन अभी नहीं पता लोगों को। बहुत ऊपर लेवल की पढ़ाई करते हैं लोग, बहुत ऊपर लेवल की। फिर इंट्रो में फिर वो फंस जाते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वापस स्टार्ट करने में आपको पता है फिर बहुत पेन होता है। तो इसलिए बेसिक अच्छा कीजिए और फिर धीरे धीरे आप डिफिकल्ट कंसेप्ट पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।